यह है रशिया का M81 रोबोटिक डॉग। ये जो आपने वीडियो देखा है इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 17 अगस्त 2022। तो गाइज आज है तारीख 17 अगस्त 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोरल आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्शन देने वाला और साथ ही साथ में इसको बनाए रखने वाला जो प्रोविज़न है वो आपको किस में देखने को मिलेगा। ये वाला प्रोविज़न किस में बनाया गया है। ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स या फिर ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है PDF में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। देखो हाल ही में ना रशिया ने अपने डिफेंस एक्सपो में इस वाले रोबोट को दिखाया और ये बेसिकली जो रोबोट है ये वेपन्स को कैरी कर सकता है, मिसाइल को कैरी कर सकता है और मिसाइल को दाग सकता है। मतलब प्रॉपरली वॉर के अंदर इस रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और रशिया मेंशन भी करता है कि देखो यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनका काफ़ी बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलेगा, तो उनकी जगह पर इन रोबोट का डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है बहुत ही ज़्यादा आराम से। तो ये है M81 रोबोटिक डॉग। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके सिलेबस के अंदर रोबोटिक्स का टॉपिक देखने को मिलता है और अभी मैं आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ। बात यह है क्या हम लोग वॉर के अंदर यानी युद्ध के अंदर रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पता है अब रोबोट्स का यूज़ करने के ऊपर दो तरफे पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो हैं जो कि फेवर में कि हाँ बिल्कुल रोबोट्स का यूज़ करना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पर अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं कि रोबोट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए वॉर के अंदर। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चलो वॉर के अंदर जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ऐसे वाले लोग यहाँ पर जो हैं वो क्या बोलते हैं, यानी जो लोग फेवर में हैं वो क्या बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है ना, जब भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल करेंगे तो रोबोट की कोई भी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस नहीं होती हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि यहाँ पे अगर एक ह्यूमन बीइंग वॉर के अंदर लड़ेगा तो क्या होगा, उसको काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सोना भी होगा, खाना भी होगा। लेकिन जो ये मशीन है, मशीन ये ऑपरेट कर सकती है लगातार बिना सोए बिना खाए। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला कि देखो ऑपरेशनल बेनिफिट्स मिलेंगे मिलिट्री के अंदर में। मतलब कि जो रोबोट है ना इसका जो प्रिसीजन होगा यानी कि जो टारगेट होगा बिल्कुल सटीक होगा और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आप कह सकते हो वॉर को लड़ा जा सकता है। प्लस बहुत सस्ते में यहाँ पर ये काम हो सकता है, बहुत चीपर वे में हम लोग ये काम कर सकते हैं। प्लस जो रोबोट टारगेट सेट करेगा वो टारगेट काफ़ी सटीक हो सकता है, टारगेट वो मिस नहीं होगा।
प्लस यहाँ पर ये जो रोबोट्स हैं इनके ऊपर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से अगर अटैक होता है तो ह्यूमंस को तो बिल्कुल डैमेज होगा, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन इन रोबोट्स को कुछ नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपल सी बात है, जब रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स काफ़ी कम होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन लाइफ्स है ना उसका लॉस बहुत कम होगा। वॉर के अंदर कितने सारे लोग की जान जाती है, जैसे हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान जाती है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं उनकी सबकी जान जाती है। जो कि यहाँ पे वॉर के एथिक्स के अंदर बोला यह जाता है कि अगर वॉर के अंदर लोगों की जान कम जा रही है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस बहुत कम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत सही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा ह्यूमन लाइफ का लॉस भी बहुत कम होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया फेवर वाले पॉइंट। अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना यह है कि रोबोट का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। नीचे आपको 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ रोबोट का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वॉर के अंदर अगर हम लोगों ने रोबोट्स का यूज़ किया तो। बाकी मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, ऐसा नहीं है मेंशन नहीं किया है, या आप देखोगे सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी थिंकिंग के हिसाब से नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखो इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 1 पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर एक आर्टिकल ये है, यह आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। तो अभी जो अफ्रीकन चीता है ये हम लोग इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो चीता है ना वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, आपको पता है। मतलब 1952 के अंदर चीता को भारत के अंदर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो गई थी। आज के टाइम पर ये चीता नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली, आप कह सकते हो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका है और नामीबिया है, इनके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी है ताकि यहाँ से हम लोग इस अफ्रीकन चीता को मंगा सकें, क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीकन चीता है इनकी संख्या काफ़ी अच्छे मात्रा में देखने को मिलेगी। तो फिर अभी क्या हो रहा है ना, एक अनऑफिशियल डेट थी, ध्यान रखना मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अनऑफिशियल। एक अनऑफिशियल सी डेट थी कि 15 अगस्त को हमारे पास में कुछ चीता आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर चीता को तैयार किया जा रहा है, ये सारी बातें खुद यहाँ पर बताई गई हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे जो इंडिया का हाई कमीशन है ना नामीबिया के अंदर, इन्होंने ट्वीट करके बताया है मंडे में कि जो चीता हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है, अब इसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा भारत के अंदर जल्दी। तो ये यहाँ पर पिक्चर भी एक रिलीज़ करी गई है। तो ये तो आपने करंट इशू समझा कि हाँ न्यूज़ क्या है। अब इसका बैकग्राउंड कवर करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब हम लोग सदर्न पोर्शन की बात करते हैं तो साउथ में आपको इधर ये दोनों देश देखने को मिलेंगे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों जगह से हम लोग चीता को इंडिया में मंगा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इंडिया में जो चीता मंगाया जा रहा है वो कहाँ पे आएगा, मतलब आएगा तो हम लोग उसको कहाँ पे रखेंगे, तो रखा जाएगा वो इंडिया के मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि यहाँ पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का मैप हुआ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश आप लोग अगर इधर आपको इंडिया के मैप में देखना है तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा मैप, और साइड में आपको इस मैप के कोनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो यहीं पर इन चीता को लेकर आया जा रहा है। लोकेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे की बात के ऊपर। तो देखो यहाँ पर ये जो प्लान है ना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, यानी कि चीता को ट्रांसलोकेशन करने का इस प्रकार से दुनिया में कोई ऐसा प्लान लिया ही नहीं गया जैसा कि अब की बार किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि कब एक्सटिंक्ट हो चुका था। वैसे आखिरी बार भारत में चीता 1947 में देखने को मिला था, छत्तीसगढ़ के अंदर, जब यहाँ पे चीता की डेथ हुई थी तभी देखने को मिला था। उसके बाद तो 1952 में इसको विलुप्त ही डिक्लेयर कर दिया गया कि चीता अब है ही नहीं भारत के अंदर। अब आते हैं एक फैक्चुअल डेटा के ऊपर। फैक्चुअल डेटा यह है कि चीता आखिरकार क्या है, इसके बारे में जान लो। मतलब यह है कि जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग कवर करेंगे। चीता की बात करें तो देखो, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बहुत पुराने ज़माने का एक बड़ी सी कैट स्पीशी आप लोग कह सकते हो, कैट की एक सबसे बड़ी प्रजाति है ये। इसका अगर हम लोग ट्रेसिंग करें तो मतलब ये कब पाई जाती थी, तो लगभग यहाँ पे आज से 5 मिलियन साल पहले जो मायोसीन एरा है उसके समय पर ये जो चीता है वो पाया जाता था। ना ये जो चीता है ना,
ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मैमल देखने को मिलेगा, सॉरी सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ आपको लैंड मैमल देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका और एशिया में रहता है। यानी जब हम लोग चीता की बात करते हैं तो बेसिकली दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक अफ्रीकन चीता और एक एशियन चीता। ध्यान रखना ये दोनों वर्ड। अब जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन चीता की, तो भारत कौन सा चीता मंगा रहा है? अफ्रीकन चीता, क्योंकि एशियन चीता ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ ही चीता हैं जो कि ईरान के अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग अफ्रीकन चीता की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रख सकते हो। साइंटिफिक नेम क्या है? एकाइनोनिक्स जुबैटस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर हल्का सा ब्राउनिश कलर इसका देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर की स्किन है। और जो एशियाटिक चीता है ना, एशियन वाला, एशियाटिक चीता से थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो थिकर है ये अफ्रीकन चीता। उसकी स्किन थोड़ी सी थिकर आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके ऊपर भी बहुत सारे स्पॉट्स और लाइन इसके फेस पर यानी मुंह के ऊपर लाइनिंग देखने को मिल जाती है। जो अफ्रीकन चीता है उसकी बात कर रहे हैं हम। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये देखो पिक्चर, यहाँ पर ना इस प्रकार से थोड़ी सी डार्क कलर की लाइंस आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो लाइट कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस है। ये थोड़ा डार्क कलर का है अफ्रीकन चीता, ये थोड़ा सा लाइट कलर का है एशियाटिक चीता। और जैसे मैंने आपको बताया कि एशियाटिक चीता ऑलरेडी बहुत कम है, 40 से 50 आपको देखने को मिलेंगे, वो केवल ईरान के अंदर बचे हुए हैं। बाकी अफ्रीकन चीता की संख्या है थोड़ी सी जो कि अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, तो इसी वाले को हम लोग अभी मंगा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जब भी आप लोगों ने चीता के बारे में पढ़ा तो आपने देखा एक अफ्रीकन है और एक एशियाटिक है। तो अफ्रीकन चीता के बारे में पहले हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। कभी भी, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो अगर वो करंट इशू में है, तो ये तीन चीज़ें तो आपको पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे IUCN के रेड लिस्ट के अंदर उसको कहाँ पे रखा गया है, साइट्स के अंदर कहाँ पे रखा गया है, और WPA के अंदर कहाँ रखा गया है। IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि इसकी संख्या भी बहुत खतरे में है। इसको नहीं बचाया गया तो फिर ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साइट्स के अंदर इसको रखा गया अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके ऊपर काफ़ी रोक टोक लगाई गई है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है। अगेन यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देने के बारे में बोला गया है। शेड्यूल 2 के अंदर रखना कि मतलब इसको एक रिगोरस प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये तो हो गई बात हमारे अफ्रीकन चीता की। अब बात करते हैं एशियाटिक चीता की। एशियाटिक चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एकाइनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ। और ये बहुत कम प्रजाति है जो कि बची हुई है और केवल आपको ईरान के अंदर देखने को मिलती है। इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वो तो वल्नरेबल था। कौन सा वाला? अफ्रीकन वाला चीता वल्नरेबल था क्योंकि इसकी जनसंख्या, उसकी संख्या बेसिकली है अभी अच्छी खासी। लेकिन जो ये एशियाटिक चीता है इसकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और अगर अभी भी ये जो संख्या बची हुई है 40-50, ये भी खत्म हो जाए तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आएगा। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई ये प्रजाति। तो साइट्स के अंदर इसको IUCN समझ में आ गया। साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। अगेन इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है। प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करता है। बस खाली सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाली ये शेड्यूल और अपेंडिक्स का नंबर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो चीता है ना, इनको थ्रेट क्या है? थ्रेट यहाँ पर यह है कि लंबे समय से हमने देखा है कि इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो कम होती हुई नजर आई हैं। इनकी संख्या लगातार कम होती हुई नजर आई है। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जैसे पहला ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक टाइम पे चीता का शिकार बहुत किया जाता था। दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ प्रे, यानी कि चीता को अपना खाना नहीं मिल पाया, उसकी वजह से भी यहाँ पर चीता की जान गई है। बहुत सारी चीता ख़त्म होते हुए नजर आए। फिर इलीगल ट्रैफिकिंग देखने को मिली है, चीता की तस्करी करी गई, ट्रेड किया गया इलीगल तरीके से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं जिसकी वजह से चीता आज के टाइम पर बहुत कम हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के अंदर इसको वापस से एंटर किया जाए, वापस से रीलोकेट किया जाए। और इसके लिए हमारी जो सरकार है वो काफ़ी सारे एफर्ट्स उठा रही है, काफ़ी सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा रही है। अब यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला एफर्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अभी पूरा का पूरा री इंट्रोडक्शन प्लान चलाया गया है ना, ये 7 साल पहले चलाया गया था कि हाँ चीता को हम वापस से लेकर आएंगे। बहुत लंबे समय पहले से चर्चा हो रही है। नाउ फाइनली अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके अंदर लगभग 260 करोड़ रुपीस खर्चे जा रहे हैं। और ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला कॉन्टिनेंटल चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब इससे पहले एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चीता को नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है ना। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो 19वीं मीटिंग हुई थी NTCA की, NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने उसी मीटिंग के अंदर बताया था कि हाँ हम लोग चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर में।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे टारगेट ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर नामीबिया, साउथ अफ्रीका से लगभग 50 के आसपास चीता को वापस से भारत में लेकर आया जाए। और भारत में कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? भारत में लेकर आ रहे हैं कुनो नेशनल पार्क के अंदर। ये ध्यान रखना, कुनो नेशनल पार्क जो है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना लोकेशन वाइज बनते रहते हैं। तो यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलेंगे। चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, कैटल, इस प्रकार के जानवर वहाँ पे ऑलरेडी पाए जाते हैं। और हम लोग कुनो नेशनल पार्क के अंदर ही क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ही पहले चीता की अच्छी खासी संख्या हुआ करती थी, तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है चीता, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हो सकते हैं कि पता नहीं सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। देखो, ये भी दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम पर, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा टॉपिक, पूरा 360 डिग्री के अंदर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, कहीं से ही बनेगा, तो आप इजीली टैकल कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और जो हमारा टारगेट है 5K+ लाइक का, आई होप आप सभी लोग यहाँ पर उसको अचीव करवाने में मदद करोगे आज भी। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको लगभग यहाँ पर 8000+ फॉलोवर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से कनेक्ट आप मेरे साथ में कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि चाइना का एक ट्रैकिंग वेसल है, यानी कि आप कह सकते हो इसका एक जहाज़ है जो कि श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था, और ये स्पाई जहाज़ यानी जासूसी करने वाला जहाज़ है। अब ये श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था। इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया। इंडिया ने बोला कि श्रीलंका से ऐसा क्यों हो रहा है, ये जहाज़ क्यों आ रहा है श्रीलंका की साइड में। तो श्रीलंका ने पहले तो मना कर दिया था। बाद में यहाँ पर जब जहाज़ आ रहा था तो श्रीलंका ने यहाँ पर इस चीज़ को मना करते हुए बोला कि हम लोग चाइना के जहाज़ को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने ये इसको सुना ही नहीं, लगातार प्रेशर डालता रहा श्रीलंका के ऊपर और अपना जहाज़ आगे बढ़ाता रहा। और श्रीलंका की साइड आगे जैसे जैसे ये बढ़ता रहा, तो बाद में बिल्कुल एंड वक्त पर श्रीलंका ने इसको अलाउ कर दिया कि ठीक है, आपका जहाज़ यहाँ पर आ सकता है। और अब आप कह सकते हो कि जो चाइनीज़ ट्रैकिंग वेसल है ना, वो श्रीलंका के पोर्ट तक पहुँच चुका है। अब ये इस वेसल का नाम क्या है? इसका नाम है युआंग वांग 5। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। युआंग वांग 5 रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है? तो ये एक ट्रैकिंग वेसल है, एक जहाज़ ये आपको देखने को मिलेगा। ये रहा उसका पिक्चर, ये श्रीलंका के अंदर पहुंच चुका है। अब जैसे ही पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया। इंडिया भी यहाँ पर इस चीज़ की निंदा करता है कि मना करते करते यहाँ पर ये वेसल पूरी तरह से पहुँच चुका है। तो यहाँ पर कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, बस खाली इतना सा ही ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा कुछ डिटेल से नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सबसे पहले आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से। तो यहाँ पर एक टॉपिक है, वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। आपको पता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है ना, कि लगभग हर 1000 बच्चे, इन बच्चों में से कितने बच्चों की जान जा रही है। तो ये बेसिकली चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी ना काफ़ी हद तक कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया हमारे हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू। हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एक टाइम पर साल 2014 में हर 1000 में से 45 बच्चों की जान जा रही थी। लेकिन साल 2019 में जब आप लोग देखोगे ना, तो ये काफ़ी कम हो चुका है। हर 1000 बच्चे में से लगभग आप कह सकते हो ये 35 बच्चों की जान जा रही है। थोड़ा सा कम हुआ है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और इसी चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है पालन। अब ये जो पालन 1000 ऐप है ना, इसका क्या काम होने वाला है? ये बेसिकली यहाँ पर चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। पालन 1000 ये जो ऐप है, ये फोकस करेगा बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे के दिमाग के ऊपर, उसका कैसे विकास किया जाए। यानी कि जो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा हुआ तो स्टार्टिंग के 2 साल में कैसे यहाँ पर उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा? ये जो ऐप है ना, ये कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देगा उसके केयर गिवर्स की, यानी कि बच्चे का जो भी ध्यान रखना है उसको एडवाइस दी जाएगी कि आप बच्चे का कैसे ध्यान रखो, बच्चे के लिए रोज़ाना क्या क्या करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी उनकी मदर को या जो भी केयर गिवर होगा उसको, जिससे यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से होगा। और मोर्टिलिटी जो रेट है ना, वो ऑब्वियस ही बात आने वाले टाइम पे कम होने लगेगा। फिर डॉक्टर यहाँ पर बोलते ये भी हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के आप ऊपर फोकस कर रहे हो, सही बात है, चलो अच्छी बात है। लेकिन बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो मदर के पेट से ही डेवलप होने लगता है। यानी कि जब प्रेगनेंसी की स्टेज चल रही है, अब जो बेबी है ना वो मदर के वॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है,
तभी से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान ही। तो यहाँ पे अच्छी बात ये रहेगी कि जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनका एक जो डाइट है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस हो, काफ़ी अच्छा डाइट रहे। तो इससे यहाँ पर हो सकता है कि डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से हो पाए बच्चे का। तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये पालन 1000 ऐप को लेकर आया गया है। इसके आगे 1000 क्यों लगाया गया? इसके आगे 1000 इसलिए लगाया गया क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो आगे के 1000 दिन है ना, उस दिन में यहाँ पर बच्चे के लिए क्या क्या करना है, बच्चे की नीड क्या है, न्यूट्रिशन क्या देना है, उन सब चीज़ों को लेकर ये एडवाइस देगा, ये ऐप एडवाइस देगा माओ को कि क्या क्या करना चाहिए। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस आर्टिकल का हम लोग एज अ एग्जाम्पल भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या हुई? ये जो वीडियो है ना, मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो स्टार्टिंग में चीता वाला जो मैंने अभी आर्टिकल कवर किया है उसके बाद वो वीडियो सेव हो गया, मतलब वो गलती से वीडियो फिनिश के ऊपर क्लिक हो गया और वीडियो फिनिश हो गया। अब ये मुझे दूसरा वीडियो छोटा मतलब कंटिन्यू करना पड़ रहा है वहीं से। अब मुझे वीडियो को मर्ज करना पड़ेगा दोनों को, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा लेट भी हो जाए अपलोडिंग में, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है ना। तो मैं बीच में बता देता हूँ इस वीडियो के, अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो वो क्या रीज़न है मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल मेंशन किया गया है नीड मोर चेंजेस टू गाइडलाइंस। अब कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, नियम लेकर आए गए हैं, तो उसके अंदर और सारे बदलाव की मांग की गई है नर्सेस के थ्रू। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, सीनियर नर्स स्टाफ है। ये लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी करे हैं, और वो लेटेस्ट गाइडलाइंस किस लिए हैं? इन नर्स के लिए। उन गाइडलाइन के अंदर क्या बोला गया है? इन नर्स के लिए जो वर्किंग टाइम है उसको रेगुलेट किया जाएगा, क्या वर्किंग टाइम होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, इनके लिए जो एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, और एक तरीके से नर्सिंग के लिए जो नर्स हैं उनके बच्चे के लिए चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, योगा मेडिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये सारा चीज़ें यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर बोली जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो नर्सिंग स्टाफ है बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन चीज़ों के अंदर कुछ और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है, कुछ और चीज़ें भी हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख पाओगे, उसी के लिए मांग की जा रही है। नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि देखो ज़रूरत क्या है ना, कि अभी हमारे पास में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जाएँ। यानी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इस एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है इनमें दिक्कत क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही है, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि इन्होंने जो सैनिटाइजर्स वगैरह है वो प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्लस जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ पर बोला गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसी की चक्कर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपने ये काम किया, ये अच्छा है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा इन चीज़ों की मांग और है। आज के टाइम पर नर्स स्टाफ के ऊपर जो वर्कलोड है वो एक बहुत ही ज़्यादा लेवल पर है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये चीज़ों की अलग से मांग की गई, और आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं। तो इसके अंदर अभी रिकमेंडेशन मांगी, सुझाव मांगा है कि लोग अपने सुझाव दें। तो 30 अगस्त तक यहाँ पर अपने सुझाव देने हैं, तो उसमें यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड की गई। सरकार का रोल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सरकार ने क्या क्या रोल के अंदर बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नर्स के लिए जो पे है उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उनका एनवायरनमेंट सही करेंगे, उनका कोई बच्चा है तो उसको प्रॉपर केयर दिया जाए, इस प्रकार से एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। तो ये रूल्स लेकर आने की बात की जा रही है, गाइडलाइंस लेने की बात की जा रही है, इसमें एडिशनली इन चीज़ों की मांग की गई। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया और याचिका जारी करते हुए बोला गया कि जो ये तलाक ए हसन है, ये जो तलाक ए हसन की प्रैक्टिस की जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये बैड तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो इस मुद्दे को हम लोग नहीं उठाने वाले, और बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए हसन है ये कोई भी इम्प्रॉपर चीज़ नहीं है, ठीक है जो भी है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया। जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं वो यहाँ पर इस मैटर को देख रहे थे। तो मतलब डायरेक्टली मैंने बता दिया है कि पिटीशन कब डाला गया, ये क्या हुआ, वो चीज़ें बताई गई, वो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली जजमेंट बताया एक लाइन के अंदर, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि जो प्रैक्टिस है तलाक ए हसन की वो इम्प्रॉपर नहीं है। अच्छा, ये तलाक ए हसन क्या है? तो एक प्रकार का ये डाइवोर्स है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है क्योंकि रिसेंटली भी चर्चा में था। ये कब चर्चा में था मैं आपको एग्जैक्ट तारीख बताता हूँ, 22 जून को ये न्यूज़ में था। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक होता है
तलाक, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, तलाक ए हसन जिसकी हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है तलाक ए अहसन, तो एक के आगे यहाँ पे क्या लगा है, आ लगा है आगे, ठीक है ना। और ऊपर आप लोग देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हसन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, गया कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो तलाक ए हसन के बारे में बात की जा रही है। जब हम लोग बात करते हैं तलाक ए हसन के बारे में, यहाँ पे लिख देता हूँ तलाक ए अहसन। जो हसन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो तलाक दिया जाता है इसके बीच में 90 दिन का एक गैप होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाइफ हैं वो रेडी हुए कि हाँ भैया तलाक लेना है, कोई गुस्सा वगैरह में नहीं, यहाँ पर एकदम से बातचीत करने के बाद में यहाँ पर तलाक लेना है। और फिर होता क्या है, एक बार बोलने के बाद में 90 दिन का वेट करना होता है। 90 दिन तक यहाँ पर जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर 90 दिन बाद मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि लेना है तलाक या नहीं लेना है, कि हाँ मैं अकेला था सही था, अकेली थी सही थी। तो उसके बाद अगर 90 दिन बाद भी यहाँ पर तय रहा कि हाँ तलाक लेना है, तो उसके बाद यहाँ पर सारा प्रोसीजर किया जाएगा। फिर उसके बाद भी 2 तलाक होंगे। और बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से आप कह सकते हो ये तलाक हसन दिया जाता है। मतलब जैसे 3 तलाक हुआ करता था ना, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बस वो जो डायरेक्टली ट्रिपल तलाक था उसको हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो ओवरऑल एक तरीके से ट्रिपल तलाक अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फॉर्म में। फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया तलाक ए अच्छा मैंने जो बात बताई है ना वो तलाक ए अहसन वाली बताई है अभी, ठीक है ना, उसको ठीक कर लेना, अहसन वाली बताई है 90 डेज़ वाली। अब बात करते हैं तलाक ए हसन वाली, यानी कि जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा हो रही है। तो हसन वाले में क्या है, हसन वाले में बेसिकली यहाँ पर पता है इसमें भी 3 महीने का टाइम पीरियड देता है। टाइम पीरियड दिया जाता है मतलब कि 30 डेज़ का। अब जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो 30 और 30 ऐसे डिवाइड कर सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे डिसाइड किया गया कि तलाक लेना है, तो क्या होगा, डिसाइड कर लिया, फिर 30 दिन बाद ये मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हाँ तलाक अभी भी लेना है, फिर 30 दिन बाद फिर मिलेंगे, फिर डिसाइड करेंगे मिलना है हाँ, फिर लास्ट में यहाँ पर तो है बिल्कुल लास्ट में अगर तभी भी रेडी हैं, अगर यहाँ पे मना हो जाता है जब लास्ट में मिलते हैं तो यहाँ पे मान लो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि नहीं तलाक नहीं लेना है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर फाइनली यहाँ पर भी तलाक हो जाएगा। और ये हो गया, तो इस प्रकार से जो तलाक ए हसन है ये पूरा हो जाता है। तो तलाक ए हसन क्लियर हो गया। मुझे लगता है कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया होगा क्योंकि स्टार्टिंग मैंने गलत बोल दिया था, मतलब एक मिस्टेक कर दी थी। तो मैं आपको फिर से मतलब एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तलाक ए हसन की जब हम लोग बात करते हैं ना, हसन जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा हो रही है, यहाँ पे 30 डेज़ के गैप के बीच में यहाँ पे 3 बार तलाक लिया जाता है। और जो तलाक ए अहसन है इसके अंदर 90 डेज़ का एक गैप होता है। स्टार्टिंग में तलाक होगा, फिर 90 डेज़ बाद 2 तरीके से लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तलाक ए हसन की, तो दोनों ही वर्ड ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 22 जून को भी चर्चा में था। मैंने वीडियो के अंदर इसके बारे में कवर किया था। क्लियर हो गया ना, लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने द हिंदू के डेटा पॉइंट पर। डेटा पॉइंट काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट है, इसको देखते हैं क्या क्या यहाँ पर चीज़ें मेंशन है। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर बात की गई है, यानी कृषि वाले क्षेत्र में कितनी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे 2 साल को कंपेयर किया गया है। एक तो 1991 को कंपेयर किया गया है 2018 से, कि 1991 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर क्या हालात थे और 2018 के अंदर क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सबसे पहली बात, हम लोग अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखें तो डेटा के अंदर बोला गया पंजाब और हरियाणा, ये 2 स्टेट देखने को मिलेंगे जिनके यहाँ पर फूड ग्रेन यील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, यानी अनाज का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। अनाज में जैसे चावल हो गया, वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, दाल हो गई, कोर्स सीरियल्स हो गए, कुछ सस्ते सीरियल्स हो गए, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत हुआ है। तो इसमें पंजाब और हरियाणा टॉप पर हैं। पंजाब और हरियाणा के अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन पर आता है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं फूड ग्रेन्स के बारे में। फूड ग्रेन्स मतलब जो ये खाने वाला अनाज है। बाकी एक दूसरी कैटेगरी आती है नॉन फूड ग्रेन की। नॉन फूड ग्रेन का मतलब जिसको हम लोग खा नहीं सकते। एग्जाम्पल जूट हो गया, जूट के बाद यहाँ पर मतलब नॉन फूड ग्रेन का मतलब यह है कि नॉन फूड ग्रेन में जैसे कि ऑयल सीड्स खा सकते हैं, ऑयल सीड्स हो गए, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, बेसिकली नॉन फूड ग्रेन के अंदर आते हैं। जब हम लोग नॉन फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, ये तो फूड ग्रेन के में मेंशन कर दिया गया। जब ये नॉन फूड ग्रेन की हम लोग बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें किसने टॉप किया है, इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है।
अगर हम लोग फूड ग्रेन को देखें तो इसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है। नॉन फूड ग्रेन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ और सदर्न स्टेट्स है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऑयल सीड को ग्रो किया जाता है, कॉटन की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, जूट की खेती होती है। तो ये डेटा यहाँ पर दिया गया। क्लियर हो गया। आओ अब हम लोग थोड़ा डिटेल से ग्राफ वाइज समझेंगे। वैसे तो मैंने एक ओवरऑल डेटा आपको बताया है। अभी यहाँ पर देखो 2 ईयर्स को कंपेयर किया गया, एक तो 1991 को और दूसरा 2018 को। ये ग्राफ ये बोलता है कि कौन कौन से मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पर जो सोन एरिया है, यानी कि जितने एरिया में खेती हुई है, फसल उगाई गई है, वो एरिया इंक्रीज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो जब हम लोग देखते हैं ना तो यहाँ पे महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये एरिया डिक्रीज़ हुआ है। मतलब यहाँ पर ना जो फसल लगाने वाली जो जगह है वो बहुत कम होती हुई नज़र आई हैं। बाकी राजस्थान, गुजरात, यूपी के अंदर आपको जब देखोगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये एरियाज़ इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि जो फसल है एक तरीके से वो बहुत तेज़ी से लगाई गई है। तो ये ग्राफ आपको ये बातें दर्शाता है। फिलहाल डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार ये कुछ यहाँ पर ऐसे राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर जो फसल लगाने वाली जो जगह है वो लगातार कम होती हुई नज़र आई हैं। क्योंकि 1991 में एक अच्छी खासी जगह हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर 2017-18 में ये पीछे आ चुके हैं। क्लियर हो गया। बाकी राजस्थान, गुजरात और यूपी जैसे स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है, यानी कि जो फसल लगाई गई हैं, जो सोन एरिया है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सोन एरिया की। अब बात करते हैं फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की, यानी कि जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, उसका प्रोडक्शन 1991 में और 2020 के अंदर कैसे कैसे हुआ, कितना बड़ा डिफरेंस है। जब फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फूड ग्रेन के अंदर ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सभी राज्य मतलब मोस्टली सभी राज्यों ने कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर अनाज के प्रोडक्शन को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है, एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेट्स के नाम आते हैं, आंध्र प्रदेश और केरला। आंध्र प्रदेश और केरला दोनों के यहाँ पर फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता हुआ नज़र आया है। ध्यान रखना, केरला और आंध्र प्रदेश के अंदर जो इसकी प्रोडक्शन है यानी अनाज का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। ये 2 स्टेट्स के नाम ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या मेंशन करता है डेटा के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड ग्रेन्स। नॉन फूड ग्रेन मैंने आपको बता दिया, ऑयल सीड, जूट, शुगर केन, ये जो चीज़ें हो गई। जब हम लोग अभी तो हमने फूड ग्रेन देखा, अब नॉन फूड ग्रेन में अगर हम लोग देखेंगे 1991 को 2020 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बोला ये जाता है नॉन फूड ग्रेन के मामले में अगेन सभी राज्यों ने बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े हैं। सभी राज्यों ने बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि नॉन फूड ग्रेन को ग्रो किया है। लेकिन तमिलनाडु और ओडिशा के यहाँ पर तेज़ी से ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। नॉन फूड ग्रेन जो है तमिलनाडु और ओडिशा में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ने टॉप किया। ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन फूड ग्रेन को उगाया गया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4th पॉइंट दिया गया यील्ड पर हेक्टेयर, कितनी कितनी ग्रोथ की गई है, कितना कितना ग्रो किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो ग्रोथ है ना फूड ग्रेन की वो मतलब ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बट पंजाब, हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा यहाँ पे टॉप करते हैं जब हम लोग ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल यील्ड की बात करते हैं, यानी कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, कितना वेटेज में प्रोडक्शन हुआ है, कितनी ज़्यादा खेती की गई, कितनी फसल की कटाई की गई, तो उसमें पंजाब और हरियाणा जो हैं वो टॉप पर आते हैं। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर एक डेटा पॉइंट था। डेटा पॉइंट द हिंदू का अच्छा आता है, इसका हम लोग यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उससे संबंधित कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे हम लोग डेटा का यूज़ आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। लेकिन एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन का आज इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, कोर्ट्स आर सिटिंग ऑन अ पेंडेंसी बॉम्ब एंड इट हैज़ नेवर बीन मोर अर्जेंट टू स्ट्रेंथन द इंडियन जुडिशरी डिस्कस। मतलब क्या है, देखो करंट टाइम पर ना हमारी जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर केसेस तो हैं वो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेगा जो कि लगातार पेंडिंग चल रहे हैं, और ये जो बर्डन है वो हमारे जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इतना अर्जेंट आज से पहले कभी नहीं आया जितना आज है कि हम इंडियन जुडिशरी को और ज़्यादा मजबूत करें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और जो ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको रिजॉल्व करें। तो क्या राय है आपके इस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस करना है। 250 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिल जाएगा। लगभग 25,000 लोग के आसपास वहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं। आप भी अपने एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो, अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। मेक श्योर करना रिव्यू ज़रूर करो। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ में सामने वाले की मिस्टेक्स भी आप लोग यहाँ पर बता पाओगे। ठीक है ना। चलो आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर। तो आज जो एडिटोरियल हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग्स हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंदी आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाला आर्टिकल साइंस एंड टेक को लेकर है, तो इस वाले आर्टिकल को और इस वाले आर्टिकल को दोनों को हम लोग थोड़ा सा कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर मतलब सिमिलर से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला एडिटोरियल है ना, इसके अंदर मेंशन किया गया है हाई पॉइंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस आर्टिकल को लिखा गया है शेखर मांदे साहब के थ्रू। इन्होंने मेंशन किया है कि पिछले 75 सालों में, क्योंकि अभी आपको पता होगा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा है वो पूरा हुआ और हम लोगों ने 75 साल पूरे कर लिए आज़ादी के। तो यहाँ पे कितना बड़ा एक आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कितना बड़ा ग्रोथ पाया है, उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे साइंस एंड टेक के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और साइंस एंड टेक के अंदर जो ग्रोथ हुई है ना, उसके पीछे एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम लोग CSIR के नाम से जानते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं, एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग बस खाली ना चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलना और ईयरफोन लगा लो, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात देखो, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे अभी हम लोगों ने यहाँ पर मतलब 75 साल पूरे कर लिए, और इन 75 सालों में हमारी कंट्री में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। और आप कह सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो अंग्रेज़ों का पूरे की तरह से शासन चल रहा था। उस समय पर इन्होंने इंडिया का ज़्यादातर जो वेल्थ है वो सब इंडिया से चुरा लिया। इंडिया से बहुत सारा जो वेल्थ है ये सब निकाल के ले गए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। प्लस यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया की जो ज़्यादातर वेल्थ है वो निकल गई। फिर मतलब जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश के हालात ज़्यादा सही नहीं थे, और जो हमारे पास में स्टार्टिंग होती है देश की, वो एज अ पुअर कंट्री होती है। यानी एक टाइम पर ऐसा था कि देश बहुत अमीर था, हमारा जो वेल्थ है वो रॉप्ट कर लिया गया अंग्रेज़ों के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन जो है वो पुअर वाली है। जब हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं तो जो GDP है हमारी, वो GDP केवल 2.7 लाख टन की होती है। आज हम ट्रिलियन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो 2.7 लाख करोड़ की आपको ये GDP देखने को मिलती है उस समय पर। आज हम लोग ट्रिलियन की बात करते हैं। अब जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उस समय पर, यानी कि कितना अनाज वगैरह देखने को मिल रहा था, लगभग 50 मिलियन टन के आसपास का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उस समय पर। और यहाँ पे जो चैलेंजेस थे बहुत सारे थे। एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद में लोगों को खाना नहीं खिलाया पा रहे थे, लोगों को फीड करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना था, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड लगाना था, इंडस्ट्री को लगाना था, व्यापार करना था। यानी ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी एक साथ ऊपर बढ़ गई जब ये अंग्रेज़ छोड़ के गए। तो जब देश आज़ाद होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन प्रॉब्लम्स में ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाली भी हमारे पास में एक बॉडी थी। उस बॉडी का नाम है CSIR। CSIR का मतलब यहाँ पर क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब क्या होता है, इस बॉडी को फाउंड किया जाता है 1942 के अंदर। क्लियर हो गया। इस बॉडी ने ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली, बहुत सारे नए नए इनोवेशन करे, बहुत सारे नए नए आविष्कार करे, जिससे कि हम लोग को बहुत मदद मिली। अब पता है जो CSIR बॉडी बनाई गई, इसका सबसे पहला जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी ये थी कि बहुत सारी लेबोरेटरीज़ को लगाया जाए, भारत में बहुत सारी लेबोरेटरीज़ बनाई जाएं। अब जब बहुत सारी लेबोरेटरीज़ बनेंगी तभी काम हो पाएगा। तो बहुत सारी लेबोरेटरीज़ बनाई भी गई इस CSIR के अंदर, और इन लेबोरेटरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आगे इन्होंने जो है वर्क किया। और स्टार्टिंग में पता है CSIR ने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 लेबोरेटरीज़ को एस्टेब्लिश किया था। सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी 5 लेबोरेटरीज़ को स्टार्टिंग में लगा पाए। फिर स्टार्टिंग में ये हालात थे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फिर धीरे धीरे लेबोरेटरीज़ बढ़ती चली गई, और CSIR ने जो कमाल दिखाया है साइंस एंड टेक के मामले में, उसके कुछ कहने ही नहीं है। और वो कमाल क्या क्या है, अब यहाँ पर वो ऑथर काउंट करवाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखोगे ना, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक जो सोल्यूशन लेकर आया गया था वो था कैलेंडर सिस्टम। भारत के अंदर यहाँ पर जो कैलेंडर सिस्टम चलता है वो बेसिकली CSIR की देन है। एक कमेटी बनाई गई थी मेघनाथ साहा साहब के अंडर में।
अब वो जो कमेटी थी, उस कमेटी ने इस पूरे मुद्दे को देखा, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और फिर लास्ट में यहाँ पर इन्होंने एक नेशनल कैलेंडर एक्सेप्ट किया। जो आज के टाइम पर एक नेशनल कैलेंडर है हमारे देश का, वो बेसिकली CSIR की मदद से आया है, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो CSIR ने क्या क्या हमारे लिए किया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि जब इंडिया आज़ाद होता है तो जो स्टार्टिंग के ईयर्स होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस कैसे? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इलेक्शंस को लेकर तो आप कहोगे इलेक्शंस को लेकर क्या प्रॉब्लम थी? दिक्कत ये थी कि हम लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं ना, वो अपनी तरफ से वोट, मतलब अपने हिसाब से अपनी सरकार को चूज़ करके बैठाते हैं, अपनी वोटिंग देकर यहाँ पर चूज़ करके बैठाते हैं। अब जब वोटिंग दे रहे थे लोग, तो यहाँ पे डबल वोटिंग का जो दिक्कत है वो लगातार बढ़ रहा था। लोग डबल डबल वोट कर रहे थे। तो इस डबल वोट का पता है सोल्यूशन क्या निकाला गया? इंक। आज के टाइम पर आप वोट करने जाते होगे, हाथ में इंक लगाते हैं ना, वो जो इंक है वो CSIR ने बनाया। वो इंक इतना मजबूत इंक बनाया गया, मतलब एक इनएडिबल इंक था वो, कि वो कुछ टाइम तक आपके हाथ से जाएगा ही नहीं जाए। और वो जो इंक है वो बनाया गया था सिल्वर नाइट्रेट से। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति डबल वोटिंग नहीं कर सकता, कि वो इंक लगी भी उसके हाथ में, पता चल जाएगा कि हाँ भैया उसके हाथ में, उसकी उस वाली उंगली में एक इंक लगा दी गई है, यानी वो वोट दे चुका है। और वो इंक ऐसे छूटेगा नहीं, जब तक छूटेगा तब तक इलेक्शंस के अंदर वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो ये जो इंक है, इस जो सिल्वर नाइट्रेट से जो बनाई गई इंक है, वो भी यहाँ पर CSIR ने ही बनाई है। तो बेसिकली CSIR का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो ये बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर लेदर को लेकर उन्होंने स्टोरी सुनाई है। इंक को लेकर बात मैंने आपको बता दी, देखो इनएडिबल इंक के बारे में बात की जा रही है। अब मैं लेदर स्टोरी पर आ चुका हूँ। यहाँ पे जब देश आज़ाद होता है तो इंडिया के पास में कोई भी प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं। प्रॉपर वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे होती नहीं है बहुत सारे सेक्टर्स में। अब यहाँ पर क्या है कि एक फोकस किया जाता है CSIR के थ्रू कि हम लोग क्या करें, लोकल इंडस्ट्रीज़ को बनाएं और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो फिर इसी के बेसिस पर यहाँ पे फोकस किया गया कि देखो एक एग्जांपल दिया गया कि CSIR ने इसी चीज़ को देखते हुए, जो दिक्कतें हो रही थी कि हमारे पास में प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इन्हीं को देखते हुए CSIR ने एक कदम उठाया। CSIR का कंट्रीब्यूशन हमारे लेदर सेक्टर में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लेदर जो है ना, इससे हम लोगों ने बहुत कुछ कमाया है। लेदर से हम लोग जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो हम लोग बनाना सीखे। जो लेदर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी अच्छी थी, बस उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता थी। स्टार्टिंग में लेदर इंडस्ट्री के अंदर केवल और केवल 25,000 लोग ही एम्प्लॉयड थे, सिर्फ 25,000 लोग काम करते थे। जब देश आज़ाद हुआ था तब की बात कर रहे हैं। 1970s के अंदर यहाँ पे सरकार कुछ डिसीजन लेती है, ये बोलती है कि अब लेदर को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग, जो रॉ मटेरियल से जिससे लेदर बन रहा है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग अपने कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। और जो ये डिसीजन था, यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो लेदर इंडस्ट्री है भारत के अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग 50 सालों के अंदर अंदर जो लेदर इंडस्ट्री है उसने इतना बड़ा ग्रोथ दिखाया है कि एक टाइम पे जहाँ पे 25,000 लोग काम करा करते थे इस इंडस्ट्री के अंदर, आज के टाइम पर 4.5 मिलियन लोग, मतलब आप कह सकते हो 40-45 लाख लोग जो है ना, यहाँ पे आज के टाइम पर इस इंडस्ट्री से अफिलिएटेड हैं, वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो लेदर, इंडियन लेदर जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के अंदर छा चुका है, दुनिया भर के अंदर इसकी मांग भी होती है। तो इसके पीछे का भी जो यहाँ पर एक सपोर्ट है वो CSIR का ही था। तो CSIR ने इस प्रकार से मदद करी है। जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है इस सेक्टर में, वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेदर को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे का जो रोल है वो CSIR का था। CSIR ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इनफैक्ट यहाँ पर कैसे मदद करी है, काफ़ी सारी तरीके से। जैसे कि CSIR ने यहाँ पर एक लैबोरेटरी एस्टेब्लिश कर दी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CLRI। CLRI का मतलब यह है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर CSIR ने इस वाली बॉडी को बनाया था 1948 में। तब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, लेदर के प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लेदर को पहले तो सेमी फिनिश्ड गुड्स में बनाया, फिर फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने लगे, पूरी तरह से प्रोडक्ट तैयार करने लगे लेदर का, फिर उसको एक्सपोर्ट करने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रकार से डेवलपमेंट होता रहा। देन यहाँ पर क्या था, CSIR का एक बहुत बड़ा रोल था। क्लियर हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद और क्या मेंशन किया गया, फिर ऑथर बोलते हैं सक्सेस इन टेक्नोलॉजीज़। ये देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, सक्सेस इन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती है ना,
मतलब धीरे धीरे भारत के अंदर आई है, उसमें हम लोग को धीरे धीरे सक्सेस भी मिलता रहा। एग्जाम्पल दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये सबसे बड़ा एक टर्न पॉइंट था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा। अब ना केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है जब देश आज़ाद होता है उसके बाद। किसकी वजह से? CSIR की वजह से। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है यानी जब एग्रीकल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, इसमें हम लोगों ने देखा कि CSIR ने क्या किया। CSIR ने यहाँ पर ना एग्रो केमिकल्स बनाए, एग्रीकल्चर करने का तरीका बताया। ये जो हमारी साइंस वाली बॉडी है इसने एग्रीकल्चर करने का, खेती बाड़ी कैसे की जाए वो तरीका बताया। प्लस इन्होंने यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह होता है उसको बनाने के लिए यहाँ पर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनकर आया, इस बॉडी को बनाया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होने लगी। कीड़े को मारने के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड बनाया गया, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड बनाया गया। तो ये जो बॉडीज़ बनाई गई हैं इसके पीछे भी CSIR का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर यहाँ पे मेंशन करते हैं दवाइयों की। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखा कैसे ग्रो करें। अब बात करें दवाइयों की, तो मेडिसिन सेक्टर में भी जो HIV से बचाने के लिए यहाँ पर anti-HIV जो ड्रग है वो डेवलप किया गया। जेनरिक मेडिसिन डेवलप करी गई हैं CSIR की मदद से। मतलब CSIR की जो लेबोरेटरीज़ है ना वहीं पर इन मेडिसिन को, जेनरिक मेडिसिन को डेवलप किया गया। जेनरिक मेडिसिन मतलब यहाँ पर एक तरीके से बहुत सस्ते दाम में आपको मिलती हैं। आपको पता ही होगा होता क्या है, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड जो मेडिसिन है ना उन्होंने अपनी ब्रांड को बनाया है, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह करी है, तो उसके बाद जाके मेडिसिन बनी, उसमें खर्चा ज़्यादा लगा, इस वजह से वो बहुत महंगी बिकती हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या है, वही मेडिसिन है, उसकी कॉपी है, बट क्या होगा कि उस पर टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं की गई है, लेकिन इफेक्टिव मेडिसिन होती है, अच्छी मेडिसिन होती है, इस वजह से दाम थोड़ा सा कम होता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। इतना सब कुछ क्लियर हो गया ना। देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और बहुत बड़ा रोल निभाया गया CSIR के थ्रू। क्या था? CSIR ने एक और लेबोरेटरी बनाई, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग CMERI बोलते हैं। इस बॉडी ने क्या किया? इस बॉडी ने यहाँ पर ट्रैक्टर बना दिया, जो आज के टाइम पर स्वराज ट्रैक्टर है वो बना दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ट्रैक्टर ने एकदम से आप कह सकते हो जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है। तो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो सक्सेस मिला है वो भी CSIR की वजह से। आप पूरे आर्टिकल में देख पा रहे होंगे CSIR पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरे आर्टिकल में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। जहाँ पे मैंने गोल किया आप लोग देखो अच्छे से। तो ये बेसिकली CSIR के ऊपर ही फोकस किया गया है, और वो क्या है मैंने आपको बताया। चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं पाथ टू सेल्फ रिलायंस। मतलब यह है कि इतना कुछ डेवलप कर दिया इस बॉडी ने। इंडिया आज़ाद हुआ तो 75 सालों में इतना कुछ एक बहुत बड़ा रोल रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, कि इसने करेंट टाइम पे फोकस किया कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके। और आप कह सकोगे कि जो CSIR है इसने ना फूड और न्यूट्रिशन के इंडस्ट्री में भी काम किया, एरोस्पेस के सेक्टर में काम किया, हेल्थ के सेक्टर में काम किया, बायोटेक्नोलॉजी में काम किया। हर एक सेक्टर में यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर CSIR वाले ग्रुप ने दिखाया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। फार्मर की इनकम इसकी वजह से डबल हुई है। कुछ एरिया में ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, उसको ग्रो किया। एग्जाम्पल दिया गया है, देखो 1950 की बात है। 1950s में क्या होता था कि इन्फेंट जो फूड प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती थी, यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग में जो फूड की प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही थी, और उस मतलब कि जो इन्फेंट फूड प्रॉब्लम, इन्फेंट मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको क्या खिलाया जाए क्या ना खिलाया जाए। स्टार्टिंग में खाना थोड़ा खिला सकते हैं, तो बच्चों के लिए आपको पता होगा आज के टाइम पर जो पाउडर वाले मिल्क आते हैं, जो जो बफलो का मिल्क होता है उसको पाउडर मिल्क के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो पाउडर मिल्क के अंदर कन्वर्ट करने का भी जो रोल है ना वो भी CSIR का था। तो ये यहाँ पे बोला गया। फिर उसके बाद अरोमा मिशन, कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर जो पर्पल कलर का है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे यहाँ पर खुशबूदार प्रोडक्ट बनाए गए, उसका एक बहुत बेहतरीन उपयोग किया गया। तो बेसिकली पर्पल रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है तो पर्पल रिवॉल्यूशन यहाँ पर बोला गया। तो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, ऑथर ने बोला, ये तो मैंने गिने चुने एग्जाम्पल बताएं, इससे और भी बहुत सारे कई गुने एग्जाम्पल हैं जो कि आपको बताते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में CSIR का कितना बड़ा रोल था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। तो करना क्या है, लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करना है और भी चीज़ों को आगे डेवलप करना है। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। हाई पॉइंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन,
CSIR हैज़ अंडरटेकन इट्स मिशन इफेक्टिवली सिंस इंडिपेंडेंस, यानी CSIR जो बॉडी है इसने अपने मिशन को बहुत अच्छे से चलाया जब से देश आज़ाद हुआ है। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर सलमान रुश्दी साहब के बारे में चर्चा की गई, आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये क्या है मुद्दा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। रिसेंटली इनके ऊपर अटैक किया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये वाला पिक्चर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, आज ही मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना। ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं बेसिकली सलमान रुश्दी। अब हुआ क्या, रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर इनको चाकू मार दिया गया। चाकू मार से यहाँ पर मतलब डेथ नहीं हुई है, इनके ऊपर अटैक किया गया, शायद मैंने बोल दिया डेथ हो गई है ना, अटैक किया गया। फिलहाल अभी यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया ना, इनके बारे में सारी बातें बताई गई, इनका लाइफ और टाइम कैसा रहा है। इनका जन्म होता है 19 जून 1947 में, और इनका नाम है अहमद सलमान रुश्दी। मुंबई में यहाँ पर इनका जन्म होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर कहाँ पे जन्म हुआ, इंडिया के अंदर मुंबई में। फिर आप कह सकते हो बाद में यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करते हैं मुंबई के अंदर में। फिर उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, इंग्लैंड जाते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से करते हैं। एमए जो है वो हिस्ट्री में करते हैं। फिर उसके बाद में अपनी फैमिली को ये ज्वाइन कर लेते हैं बाद में पाकिस्तान जाकर। फिर वापस से ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब चले जाते हैं वापस से, तो फिर वहाँ पे किताबें लिखना स्टार्ट करते हैं, नॉवल लिखते हैं। और नॉवल्स में यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा नाम है। नॉवल्स में जो आप लोग देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन नॉवल्स जो हैं यहाँ पर इनके थ्रू पब्लिश करी गई हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। 1975 से लेकर 1983 के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो रुश्दी साहब की पहली किताब आती है, और वो आती है ग्रेमस। फिर इन्होंने यहाँ पर एक और किताब पब्लिश करी। 1981 में एक किताब आती है मिडनाइट चिल्ड्रन। भाई दबा के किताब बिकती है, ये किताब दुनिया भर में वायरल हो जाती है। कौन सी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये किताब इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि इसको ब्रिटेन का बुकर प्राइज़ दिया जाता है। फिर 1983 में यहाँ पर इनकी एक तीसरी किताब आती है, शेम केम आउट करके। फिर अब देखना 1983 तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब 1988 से लेकर 1998 के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इनकी एक और किताब आती है, वो आती है सैटेनिक वर्सेस। ध्यान रखना वर्ड क्या है, SATANIC, सैटेनिक वर्सेस। अब जैसे ये किताब वायरल होती है ना, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो बैन कर देती हैं इस किताब को, खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और कुछ नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में जैसे इंडिया है, इंडिया ने भी यहाँ पर बैन कर दिया, और भी कंट्रीज़ ने यहाँ पर बैन किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो सैटेनिक वर्सेस में था क्या ऐसा कि इन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद को डिसरिस्पेक्ट किया गया था, ऐसा यहाँ पर बोला गया। हालांकि रुश्दी साहब बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को क्लियर करते हुए आए। जैसे यहाँ पे किताब वायरल होती है तो ईरान के अंदर उस समय पर एक सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ने एक फतवा जारी कर दिया और बोला कि ईरान रुश्दी को मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद को डिसरिस्पेक्ट किया है। तो तब से यहाँ पर ईरान रुश्दी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे के बैठी थी यूके की सरकार। लेकिन रिसेंटली एक इवेंट होता है तो वहाँ पे भी ईरान का एक आदमी जाता है और जाके यहाँ पे रुश्दी साहब के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो ईरान का ही वो आदमी देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर जाता है और उस इवेंट में इनके ऊपर अटैक कर देता है। क्लियर हो गया। मतलब ये पुराना मुद्दा, कितना पुराना मुद्दा है, 1998 का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा, 1993 का मुद्दा ये देखने को मिलेगा। उस तब से अपनी जान ये बचाते हुए आ रहे थे। अब सोच रहे थे कि चलो अब तो कुछ होगा नहीं, सब भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे इस प्रकार से अटैक हुआ। बीच में पता है इनका नाम वगैरह भी बदल दिया गया था। इनसे बोला गया आप अपना नाम जोसेफ एंटोन कर लो, तो जोसेफ एंटोन करके यहाँ पे ये अपना नाम रख के चल रहे थे, ताकि कहीं पर अपना नाम रजिस्टर करवाएं तो किसी को पता ना चले, इनके ऊपर कोई अटैक ना हो पाए। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इस एडिटोरियल मेंशन है। मैंने आपको टू द पॉइंट सारी बातें बता दी हैं। यह आर्टिकल आपको GS पेपर नंबर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में हेल्प करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, स्टेपिंग बैक फ्रॉम एन इकोलॉजिकल एबिस। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर ऑथर जो हैं वो हैं यहाँ पर आशीष कोठारी। इनका कहना यह है कि देखो आज के टाइम पर एग्रीकल्चर कह रहा हूँ, एनवायरमेंटल बेसिस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो अब हमें ज़रूरत यह है कि हम लोग उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें, उस चीज़ का सोल्यूशन लेकर आएँ। क्या है पॉइंट्स, सब एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि देखो इंडिया बहुत लंबे समय पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पे 400
एंड 80 मिलियन, कहाँ गया पेन, एक सेकेंड को, 480 मिलियन जो इन लोगों की जो इंडियंस हैं, 400 एंड जो 80 मिलियन जो इंडियंस हैं ना, ये आज के टाइम पर दुनिया की सबसे गंदी हवा में रह रहे हैं। एयर पोल्यूशन देश में बहुत ज़्यादा है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 600 मिलियन के आसपास जो लोग हैं उनके पास में पानी की कमी है, गंदा पानी पी रहे हैं या इस प्रकार की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। 70% लोगों के पास में गंदा पानी आपको देखने को मिलेगा। यानी पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, गंदा पानी बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पता, वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120। 122 कंट्री में से 120 रैंक दी है, बिल्कुल डाउन, कि हमारे यहाँ पर एक क्वालिटी वाटर नहीं देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी बढ़ रहा है, लैंड बर्बाद हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, यानी कि रेतीला हो रहा है, लैंड बंजर हो रही है ज़मीन। इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया के अंदर कंसर्न्स उठ रहे हैं। ऐसा खुद इसरो के रिपोर्ट बोलती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा दिया गया। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं, जो ही बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। ऑथर बोलते हैं ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं वो इसरो के अकॉर्डिंग है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो जो लैंड प्रोडक्टिविटी है ना, ये बहुत कम है भारत के अंदर। मतलब कुछ ज़मीनी ऐसी ज़मीन बहुत कम है जो कि फर्टाइल हो, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से खेती बाड़ी हो रही हो, और इसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट आती है 2013 के अंदर, और पता है वो रिपोर्ट क्या बोलती है? 2013 के अंदर जो रिपोर्ट आती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वो रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने जीडीपी का 5.7% जो हिस्सा है ना वो खोया है, लॉस किया है, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से, जो भी एनवायरमेंट से नुकसान हुआ है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। फिर उसके बाद में जो लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट रैंकिंग है, इसमें इंडिया को बिल्कुल बॉटम में रखा गया है। यानी कि हर जगह पर एनवायरमेंट की जब भी बात आ रही है तो इंडिया हमेशा निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर और क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पर जितने भी ये जो एविडेंस दिए गए ऑथर के थ्रू, ये फिर भी पॉलिटिशियंस के माइंड में नहीं जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट के माइंड में डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं। यानी कि फिर भी इतना कुछ हो रहा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, खासकर जो पॉलिटिशियंस है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतने सारे एविडेंसेस है उसके बावजूद भी एक्सप्लॉइटेशन लगातार हो रहा है। हमारे पास में क्या नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने ले रखे हैं, आपको पता होगा टोटल 17 गोल हमने डिसाइड कर रखे हैं। 2030 तक ये सारे गोल्स हम अचीव कर रहे हैं। ये गोल्स होने के बावजूद भी क्या हम लोग इस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं। लैंड, वाटर, सब कुछ यहाँ पे पॉल्यूट होता नजर आ रहा है। इसको हम लोग इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। खासकर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो सरकार है हमारी ना, वो एनवायरमेंट को लेकर, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बिजनेस को, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसका एग्जाम्पल देते हैं ऑथर ये बोलते हैं कि रिसेंटली आपने देखा होगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर एक चेंज किया गया। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में मान लो कोई कंपनी आ रही है अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो पहले वहाँ पर EIA करवाया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट का कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उस एरिया में। लेकिन रिसेंटली पता है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चीज़ें आसान कर दी गई हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब बढ़ाया जा रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है मतलब एनवायरमेंट को और डैमेज होगा। मतलब एक तरफ से सरकार जो कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेसेस को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, उससे भी तो नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरमेंट को। वो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो जो हमारे करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में जो नहीं करना चाहिए वो किया जा रहा है। जो प्रायोरिटी प्रोग्राम है ना, वो क्या रहना चाहिए था कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप हो, नेचुरली हम लोग चीज़ों को प्रोटेक्शन दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और हमारा नेचुरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचुरल जो प्रोटेक्शन है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दी जा रही है। इनफैक्ट 2022-23 के यहाँ पर बजट के अंदर कुछ पैसा एलोकेट किया गया था। आपको पता होगा साल 2022-23 के अंदर ना क्या हुआ था, हाईवेज़ के लिए यानी रोड्स बनाने के लिए कुछ पैसा दिया गया था, और वो जो पैसा है वो इतना ज़्यादा था कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है ना, उसके बजट से भी ज़्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का काम क्या है कि इंडिया भर के जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाना, एनवायरमेंट को लेकर काम करना। तो इसके बजट से कहीं गुना ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा जा रहा है, यानी एनवायरमेंट से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा जा रहा है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। प्लस यहाँ पर आप फिर ये क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि देखो थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में प्रमोशन करते हैं, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेजर पॉइंट पर चलते हैं। मेजर पॉइंट यहाँ पर कहना यह है कि करेंट टाइम पर फोकस क्या किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 1991 से ही क्या हो रहा है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, चेंजेस होते हैं,
दुनिया भर की इकोनॉमी डेवलप होती है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल मटेरियल है, भारत का नेचुरल मटेरियल, वो निकाल के हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, और जो वहाँ से जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिक मटेरियल, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। टॉक्सिक वेस्ट को कंट्री के अंदर लेकर आया जा रहा है और नेचुरल मटेरियल को यहाँ से कंट्री से बाहर भेज रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ही तो है एनवायरमेंट की। अब ये कैसे हो रहा है, देखो माइनिंग प्रोजेक्ट्स, लगातार खुदाइयाँ चल रही हैं। खुदाई का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है, आदिवासियों की टेरिटरीज है, वहाँ पे लोगों को हटा हटा के वहाँ पे माइनिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं और मिनरल्स निकाल कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से कचरा ले रहे हैं। जो ओशन है हमारा, ओशन एक बहुत बड़ा टारगेट बन चुका है। जब हम लोग ओशन की बात करते हैं ना, तो ओशन एक टारगेट कैसे बन चुका है कि ओशन के अंदर से भी खूब सारा मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। आपको पता होगा नया डीप ओशन मिशन चलाया गया है। अब जो वो डीप ओशन मिशन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्बादी क्रिएट कर रहा है। ये आप लोग देख पाओगे, डीप ओशन मिशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चलाए जा रहे हैं, समुद्र के अंदर से मिनरल्स को निकाला जा रहा है और निकाल कर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, बदले में कचरा ले रहे हैं वहाँ से। तो इसी चीज़ के ऊपर काम क्यों ना किया जाए, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आप देखोगे कि जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सबसे बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पर। इतने सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं डेली बेसिस पर, इतनी सारी यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इतना खतरनाक होता जा रहा है कि इसकी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि इतना पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री लगने की वजह से कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज जैसी वाली प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है और गर्मियाँ इतनी तेज़ बढ़ चुकी हैं कि इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। अभी भी सीख नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी की गर्मी हम लोगों ने देखी है। इस गर्मी की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, बादल फटे हैं, साइक्लोन्स नज़र आए हैं बहुत सारे। तो रीसेंट ट्रिप के अंदर लद्दाख के अंदर हमने देखा था कि गांव के अंदर लोग गांव छोड़ के गए हैं, ऐसा यहाँ पर ये बोलते हैं। गांव छोड़ के गए क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो चुकी थी, गर्मी की वजह से पानी सूख गया था। लैंडसेट की एक स्टडी आती है कि जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की वजह से आप कह सकते हो कि साल भर में इंडिया के अंदर 7 लाख से ज़्यादा जान जा रही हैं। तो ये एक लैंडसेट की रिपोर्ट आती है, 7,40,000 से भी ज़्यादा जान जा रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो गर्मी कितनी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, ऐसा भी बोला गया। कॉर्पोरेट सेक्टर को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अब इसमें से जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम फेस करने वाले लोग हैं वो कौन है, जो पुअर वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं हैं। अब अमीर है, उसके पास में एसी है, वो लगा के बैठा है और उससे भी पोल्यूशन ही पैदा कर रहा है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंदर कितना पैसा खर्चा जा रहा है, बहुत कम, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर कितना पैसा खर्चा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ऑथर ये बोलते हैं कि जो पैसा का खर्च है ना, वो अगर सही जगह पर सही टाइम पर किया जाए तो काफ़ी कुछ डेवलप किया जा सकता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यही एनवायरमेंट, ये कंसर्न, ये जो एनवायरमेंट डिजास्टर हो रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, इसके लिए काफ़ी कुछ काम किया गया, जैसे कि 5000 जो दलित हैं, दलित वुमेन फार्मर्स आपको देखने को मिल जाएंगी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली ऑर्गेनिक काम स्टार्ट किया है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। तो इस चैलेंज का भी कुछ यहाँ पे सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, बहुत सारी वीमेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं, सब कुछ नेचुरल तरीके से ग्रो किया जा रहा है। नेचुरल तरीके से काम भी तो हो सकता है, हाथ से बुनाई की जा रही है गुजरात के अंदर में। फिर उसके बाद में नई नई स्किल्स लोगों के अंदर है, वो नई स्किल्स बाहर आ रही हैं। इंडिया के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जाने जाते हैं किसके बारे में, उनके पास में क्राफ्ट की स्किल्स हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो क्राफ्ट की स्किल्स है, बनाने वाली जो स्किल्स हैं, वो टेक्सटाइल के अंदर, कपड़ों पर, फुटवेयर पर, क्लीनिंग एजेंट के ऊपर, वेसल्स के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उन लोग की स्किल्स को और उभारा जा सकता है, जिसमें यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। फिर उसके बाद में एक और काम किया जा सकता है, इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। इको टूरिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि आप देख पाओगे उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं ना जिनकी अर्निंग्स जो है ना वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और ये सब मिलकर ये एरियाज़ घूमने लायक एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, लोग घूमने आए यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एक डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये काम कर सकते हैं। प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, लैंड वाटर को रीजनरेट करो। उसके बाद में जो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके ऊपर काम करो, इससे भी यहाँ पर जॉब जनरेट होंगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑथर। जो आप प्रोग्राम चला रहे हो, प्रोग्राम चलाते रहो, जैसे कि आपने एमजी नरेगा स्कीम चला रखी है, एमजी नरेगा स्कीम काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ इस प्रकार से चलाओ जिससे कि यहाँ पर लोगों को सपोर्ट भी मिले। तो ज़रूरत यह है कि आज के टाइम पर लोगों को एकजुट किया जा सके, जैसे हमारे फार्मर्स, फिशर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सब लोग हो गए, इनको सबको एकजुट लेकर आए हम लोग,
और इन सब लोगों को यहाँ पर जो इनकी स्किल्स हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप किया जाए, तो ये काम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में जो भी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपको बताए हैं। तो ये हमारे 3 एडिटोरियल थे, ये वाला जो है मैंने इसके साथ में कंबाइन करके डिस्कस कर लिया है, बाकी नहीं पढ़ना, अब कुछ खास यहाँ पर है नहीं। एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एडिटोरियल है ये वाला, ये बहुत डिटेल से है, इसको मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूँ लेकिन कर चुका हूँ 10 मिनट में ऑलरेडी। तो आप कहोगे सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, कहाँ करे हो? तो देखो यार, यूट्यूब पर जाना, इथेनॉल ब्लेंडिंग टाइप करना, इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय दीपक यादव, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है अलग से इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय दीपक यादव, वो दूसरे चैनल पर अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा। वो भी मेरा ही चैनल है दूसरा वाला, उस पर वीडियो कम जाती हैं, तो प्लीज़ उसको देख लेना। वहाँ पे एक एक चीज़ मैंने आपको बताई, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। क्लियर हुआ? चलो फिर अब उसके बाद लेक्चर को करेंगे समाप्त। ये हमारे आज का एडिटोरियल था, बाकी सारे छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स वो भी डिस्कस कर लिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आप लोग कवर कर लोगे, डेटा पॉइंट कवर कर लिया है, कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस हो चुका है। अब फटाफट आज की वोकैबलरीज को देख लेते हैं। वोकैबलरी में आज का पहला वोकैब आता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब होता है दर्दनाक या डिस्टर्बिंग। दूसरा वोकैब आता है बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन। तीसरा आता है डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेड मतलब गुमराह या फिर कन्फ्यूज्ड। चौथा ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना या इंक्रीज करना। पांचवा इंडिस्पेंसिबल यानी कि एसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये तो मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूँ और ये हो गया। मेंस का क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ यार। ये है ना कि अभी मुझे वीडियो को थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा, तो एक दिक्कत है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। अब फटाफट हम लोग अपने क्या करते हैं, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि इंडिया की सॉवरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट और बनाए रखने के लिए जो प्रोविजंस है वो किसके अंदर बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बनाए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे एक कमेटी का रिकमेंडेशन था, स्वरण सिंह कमेटी। कल मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया भी था। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।